अब देखो अभी तक हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। वहां पे हमने डिफाइन किया था कि जब भी हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां मैंने बोला था मोशन इन वन डायमेंशन भी होता है, मोशन इन टू डायमेंशन भी होता है, मोशन इन थ्री डायमेंशन भी होता है। मोशन इन वन डायमेंशन को हमने वहां डिफाइन किया था रेक्टिलिनियर मोशन, और उसकी थ्योरी हम लोग क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एग्जाम्पल है किसका, मोशन इन टू डायमेंशन का। तो हेडिंग डालो वहां पे आज प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। अब सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है, किस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोल पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर जरा, और मैं डायग्राम में क्या बोल रहा हूं, यहां पे ग्राउंड है और ग्राउंड से हमने एक बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया है विथ सम इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। तो ग्राउंड है, ग्राउंड से हमने किसी बॉल को v नॉट वेलोसिटी से ऊपर की ओर थ्रो किया है, और जब इस बॉल को हम v नॉट वेलोसिटी से ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो ये बॉल ऊपर की ओर जाती है। अच्छा, जब ये बॉल ऊपर की ओर जा रही है तो बताओ एक्सेलरेशन कहां है, एक्सेलरेशन यहां पे एक्ट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो इस केस में जब हम बॉल को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, बॉल पहले ऊपर जाती है, उसके बाद ये बॉल क्या होती है, नीचे आती है। अगर मैं इस केस में बॉल के पाथ की बात करूं तो बॉल का पाथ यहां पे क्या है, स्ट्रेट लाइन है। सेकंड केस में हम क्या बोल रहे हैं, सेकंड केस में हम बोल रहे हैं कि अगेन एक बिल्डिंग है, अगेन यहां पे एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के टॉप से एक पर्सन बॉल को क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है नीचे की ओर। इससे पहले हमने बॉल को कहां थ्रो किया था, ऊपर की ओर। अब हम क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग के टॉप से बॉल को थ्रो कर रहे हैं नीचे की ओर। अच्छा, जिस टाइम पे हम बॉल को थ्रो करेंगे उस टाइम पे एक्सेलरेशन अगेन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब इस केस में अगेन तुम स्टडी करोगे तो जो बॉल है, बॉल का पाथ अगेन यहां पे स्ट्रेट लाइन है। तो इन दोनों केस की अगर हम बात करें तो इन दोनों केस में पार्टिकल का पाथ वहां पे क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, v नॉट क्या है, v नॉट है वहां पे इनिशियल वेलोसिटी, v नॉट जो है, v नॉट है वहां पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, यहां पे अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी, यहां पे अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करूं तो इनके बीच में एंगल 180 डिग्री, और यहां पे अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करूं तो उनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। क्लियर। तो इस केस में पाथ स्ट्रेट लाइन है, इस केस में पाथ वहां पे क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहां पे बिल्डिंग है और बिल्डिंग के टॉप से अब कोई पर्सन बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा है, और बताओ होता क्या है, अगर बिल्डिंग के टॉप से, अगर बिल्डिंग के टॉप से अगर हम किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो बताओ ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग जाता है क्या। अब ये जो पार्टिकल रहता है, ये पार्टिकल कुछ कर्व पाथ को क्या करता है, फॉलो करता है, और कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल किसको हिट करता है, ग्राउंड को जाके हिट करता है। तो यहां पे अगर बात करें पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन, यहां पे पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहां पे पार्टिकल का पाथ क्या है, कर्व है। अच्छा, अब यहां पे ध्यान रखना, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी राइट की ओर है, एक्सेलरेशन कहां है, नीचे की ओर। तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इनके बीच का एंगल वहां पे 90 डिग्री है। फिर नेक्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट केस में हम बोल रहे हैं कि यहां पे हमारे पास एक गन है, और जो भी गन है, गन से हम क्या कर रहे हैं, किसी बुलेट को फायर कर रहे हैं। यहां कहीं एक टारगेट है T, तो यहां कहीं एक टारगेट है, टारगेट को एम करके हम गन से बुलेट को क्या कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं। और जैसे ही हम टारगेट को एम करके बुलेट को फायर करते हैं
तो बुलेट स्ट्रेट लाइन के अलोंग नहीं जाती है, और प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो ये बुलेट कुछ इस तरह से नीचे जाके हिट करती है और एम्बेड करती है। तो यहां पे अगर देखोगे तो बुलेट का पाथ अगेन क्या हो गया, कर्व हो गया। यहां पे अगर अगेन देखोगे, जैसे हमने बुलेट को फायर किया तो इनिशियल वेलोसिटी राइट की ओर, एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे ही बुलेट बाहर निकल के आएगी इसके ऊपर केवल mg फोर्स लग रहा होगा अर्थ के कारण, और mg के कारण एक्सेलरेशन क्या आएगा, g आएगा। अगेन इस केस की बात करें तो इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, जो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है उसके बीच का एंगल अगेन वहां पे कितना निकल के आ रहा है, अगेन एंगल निकल के आ रहा है 90 डिग्री। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब अगले स्टेप में हम क्या बोल रहे हैं, अगले स्टेप में बोल रहे हैं कि यहां पे एक फुटबॉल है, यहां पे एक फुटबॉल है और यहां पे एक प्लेयर है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे एक फुटबॉल प्लेयर है और ये फुटबॉल प्लेयर बॉल को क्या करता है, किक करता है। और हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि ग्राउंड पे अगर कोई बॉल पड़ी हुई है, अगर ग्राउंड पे कोई बॉल पड़ी हुई है और बॉल को हम क्या कर रहे हैं, बॉल को हम किक कर रहे हैं, तो जैसे ही हम बॉल को किक करते हैं तो किक करने पे बॉल को कुछ वेलोसिटी मिलती है v0, लेकिन जैसे ये बॉल एयर में आएगी तो इसके पास केवल एक्सेलरेशन रहेगा g। अब अगर तुम देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इनके बीच का कुछ एंगल है, और ये जो एंगल है ये एंगल यहां पे कुछ ग्रेटर देन 90 डिग्री है। लेकिन इस केस में याद होगा, जैसे फुटबॉल प्लेयर बॉल को किक करता है, बॉल कुछ इस तरह से मूव करती है और अगेन किसको हिट करती है, अगेन ये हिट करती है ग्राउंड को। तो यहां पे अगर बात करें पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन है, यहां पे अगर पार्टिकल की बात करें तो हम बोलेंगे पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे चल रहा है। यहां पे अगर हम बात करें तो अगेन हम बोलेंगे जो बुलेट है वो अगेन किसी कर्व पाथ पे चल रही है। यहां पे जब हम बॉल को किक करते हैं तो बॉल अगेन हमें किसी कर्व पाथ पे मूव करते हुए दिखाई देती है। देखो है कि नहीं वहां पे। अब देखो यहां पे जब हम बॉल की बात करते हैं तो हम बोल रहे हैं कि यहां पे बॉल किसी कर्व पाथ पे चल रही है। अब ये कर्व पाथ कैसा है, तो ये कर्व पाथ एक पैराबोला है। अब कैसे हमने इसको पैराबोला बोला है तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे जब बॉल जिस कर्व पाथ पे चलती है तो उस कर्व पाथ का नाम होता है पैराबोलिक, यानी कर्व का नेचर पैराबोलिक है। यहां पे भी कर्व तुम्हारा कैसा है, पैराबोला है। यहां पे भी अगर हम इस कर्व की बात करें तो कर्व मेरा वहां पे क्या है, पैराबोला है। तो यहां पे भी यहां पे पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा है, यहां पे पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा है, और यहां पे पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा है। अब ये जो मोशन होता है, यहां पे ये जो बॉल का मोशन है, यहां पे जो बुलेट का मोशन है, यहां पे जो बॉल का मोशन है, इस मोशन को हम लोग नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो मोशन है इस मोशन को हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल, अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इनके बीच का एंगल अगर 0 और 180 डिग्री है, या तो 0 या फिर 180 डिग्री है, तो उस केस में पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन अगर हम किसी पार्टिकल को इस तरह से प्रोजेक्ट करें, किसी पार्टिकल को अगर हम इस तरह से प्रोजेक्ट करें कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इनके बीच का एंगल ना तो 0 डिग्री हो, ना ही 90 हो, ना ही क्या हो 180 हो। अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल इन एंगल्स को छोड़ के है, और जिस एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं वो एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए।
तो हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, अगर हमने किसी पार्टिकल को इस तरह से प्रोजेक्ट किया है कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उनके बीच का एंगल ना तो 0 डिग्री है, ना ही 90, ना ही क्या है 180 है, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, तो उस केस में जो पार्टिकल रहता है वो पैराबोलिक पाथ क्या करता है, फॉलो करता है। और जब ये पार्टिकल पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है तो उस मोशन को हम लोग नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? मैंने क्या बोला, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इनके बीच का एंगल 0 और 180 है तो पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल ना तो 0 है, अच्छा 90 नहीं आएगा, 90 तो पैराबोलिक होगा, तो यहां पे हम क्या बोलते हैं, अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इनके बीच का एंगल ना तो 0 डिग्री है, ना ही क्या है 180 है, तो उस केस में जो पार्टिकल रहता है, पार्टिकल पैराबोलिक पाथ ट्रेस करता है और उस मोशन को हम लोग नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी पार्टिकल को हम इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और ध्यान है जिस एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तो ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना ही क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर किसी पार्टिकल को हम इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उनके बीच का एंगल ना तो 0 डिग्री है, ना ही 180 डिग्री है, तो उस मोशन को हम नाम क्या देते हैं, उस मोशन को हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जो पार्टिकल होता है, जैसे यहां पे बॉल है, यहां पे बुलेट है, यहां पे बॉल है, तो जो पार्टिकल रहता है, जो पार्टिकल पैराबोलिक पाथ क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, उस पार्टिकल को हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल। एक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन और एक होता है प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल क्या है, प्रोजेक्टाइल वो पार्टिकल है जो कि पैराबोलिक पाथ क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इस केस में प्रोजेक्टाइल मेरा स्टोन है, इस केस में प्रोजेक्टाइल का मतलब बुलेट है, इस केस में प्रोजेक्टाइल का मोशन प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है, बॉल है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने क्या डिफाइन किया कि एक ऐसा पार्टिकल जिसको हमने इस तरह से प्रोजेक्ट किया है कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल ना तो 0 ना ही 180 डिग्री है, तो उस केस में उस पार्टिकल का जो पाथ रहता है वो पैराबोलिक पाथ रहता है और उस मोशन को हम लोग नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जो पार्टिकल है, पार्टिकल को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, और इस पार्टिकल ने जो पाथ को ट्रेस किया उस पाथ को हम लोग ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो मैंने 3 वर्ड यूज किए, एक वर्ड मैंने यूज किया प्रोजेक्टाइल मोशन, एक वर्ड मैंने यूज किया प्रोजेक्टाइल, और तीसरा मैंने वर्ड यूज किया ट्रेजेक्ट्री। पाथ कैसे पैराबोलिक होगा वो आगे जाके हम प्रूव करेंगे। अब सबसे पहले तुम लोग वहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन लिख लो। और प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन है, इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड सच दैट, प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या है, लिखो वहां पे, इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड सच दैट द एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, such that the angle between initial velocity and acceleration, such that the angle between initial velocity and acceleration is other than 0 or 180 degree, then the motion is said to be a projectile motion. क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड सच दैट द एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन is other than 0 or 180 degree, then the motion is said to be a projectile motion. Clear? The particle is known as projectile. The particle which is performing, the particle which is performing this parabolic path is known as projectile, है ना। और जो पार्टिकल का पाथ है उस पाथ को हम नाम क्या दे रहे हैं, ट्रेजेक्ट्री। बस केवल ये ध्यान रखना है कि जिस एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। और ये प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखना है,
आगे जब हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ते हैं, लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, तो वहां पे कई बार पूछता है कि पार्टिकल का पाथ कैसा है, पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन है या फिर पैराबोलिक है या फिर सर्कल है या फिर इलिप्स है। तो डिफरेंस क्या है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल अगर 0 और 180 है तो पाथ स्ट्रेट लाइन, लेकिन 0 और 180 को छोड़ के एंगल होगा तो उस केस में पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक होगा, मोशन वहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा, पार्टिकल का नाम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, उस पार्टिकल को हम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, और जो पाथ उसने ट्रेस किया है उस पाथ को वहां पे हम क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्टरी बोलेंगे। क्लियर इतना वहां पे? तो ये तो हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का वहां पे इंट्रोडक्शन। अब देखो, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो वहां पे भी क्या होते हैं, दो केस बनते हैं। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में वहां पे दो केस होते हैं। पहला केस क्या होता है, पहला केस होता है कि मान लो ये ग्राउंड है, ये तुम्हारा ग्राउंड है, और ग्राउंड से हम एक बॉल को v0 वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ग्राउंड से हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से एक बॉल को v0 वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और जो भी बॉल है, बॉल इस तरह से पैराबोलिक पाथ पे मूव करती है और ग्राउंड को हिट करती है। पाथ पैराबोलिक क्यों होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कब देखना है, प्रोजेक्ट करने के बाद। तो प्रोजेक्ट करने के बाद अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन केवल g है इसके पास। तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल ना तो 0 है ना ही 180 है, तो इस केस में पार्टिकल का पाथ क्या है, पैराबोलिक है। तो ये मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। लेकिन इस प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉपर्टी क्या है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल जिस प्लेन से चला, पार्टिकल जिस प्लेन से चला, पार्टिकल उसी प्लेन पे आके गिरा। मान लो मैंने किसी पार्टिकल को डस्टर से थ्रो किया और वो पार्टिकल अगेन डस्टर पे आके गिर गया, तो ये क्या है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है प्लेन टू प्लेन। पार्टिकल को हमने जिस प्लेन से प्रोजेक्ट किया, पार्टिकल अगेन उसी प्लेन को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। और सेकंड केस क्या होता है, सेकंड केस होता है कि यहां पे बिल्डिंग है, ये हो गया ग्राउंड, और अब यहां पे हम पार्टिकल को v0 वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब ध्यान है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन अलग है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन अलग है। तो यहां पे क्या हो रहा है, पार्टिकल को हमने जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन से प्रोजेक्ट किया है और पार्टिकल जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हिट कर रहा है, वो दोनों प्लेन वहां पे हमारे क्या है, डिफरेंट है। तो जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगा उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो वो केस है जहां पे पार्टिकल जिस प्लेन से चल रहा है, पार्टिकल अगेन उसी प्लेन को हिट कर रहा है। और सेकंड केस में क्या हो रहा है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, जिस प्लेन से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जिस प्लेन पे आके पार्टिकल लैंड कर रहा है, वो दोनों ही प्लेन वहां पे क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो वहां पे, प्लेन टू प्लेन। जिस प्लेन से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, जिस प्लेन से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, पार्टिकल उसी प्लेन को जाके क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। अब सबसे पहले लिखो यहां पे एजम्पशंस, सबसे पहला लिखो वहां पे एजम्पशन। पहला एजम्पशन क्या है, पहला एजम्पशन है नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। सबसे पहले लिखो वहां पे नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के, जो भी हम रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं, तो वहां पे हमने एयर रेजिस्टेंस को क्या किया है, नेग्लेक्ट किया है। फिर नेक्स्ट वहां पे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, जिस वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, पार्टिकल को हम जिस वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, वो वेलोसिटी बहुत स्मॉल होती है एज कंपेयर टू एस्केप वेलोसिटी। पार्टिकल को हम जिस वेलोसिटी से थ्रो करते हैं वो वेलोसिटी बहुत स्मॉल होती है एज कंपेयर टू एस्केप वेलोसिटी। अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तुम लोगों ने 10th में पढ़ा भी होगा ये चीज। तो हम लोग जो वेलोसिटी कंसीडर करेंगे वो वेलोसिटी इतनी हाई नहीं होगी। हमारी वेलोसिटी कैसी होगी, 50 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड। अब होता क्या है, वेलोसिटी अगर स्मॉल होगी, अगर वेलोसिटी स्मॉल होगी तो ये जो पार्टिकल हाइट गेन करेगा, बताओ ये हाइट भी कैसी होगी, ये हाइट भी स्मॉल होगी। अगर वेलोसिटी स्मॉल है,
अगर वेलोसिटी स्मॉल है तो पार्टिकल जो हाइट गेन करेगा वो हाइट भी कैसी होगी, स्मॉल होगी। और हाइट अगर स्मॉल है तो इसका मतलब है g के वेरिएशन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और g को हम क्या मानेंगे, g को हम मानेंगे कांस्टेंट। समझ में? वेलोसिटी मेरी स्मॉल है, वेलोसिटी स्मॉल है तो हाइट जो पार्टिकल गेन करेगा वो ज्यादा नहीं होगा, और हाइट अगर ज्यादा नहीं है तो उस केस में एक्सेलरेशन को हमें कांस्टेंट क्या करना है, ट्रीट करना है, तो g हमारा कांस्टेंट रहेगा। तीसरा, अब देखो वेलोसिटी अगर स्मॉल है तो होता क्या है, मान लो ये तुम्हारा ग्राउंड है, अर्थ है। जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ का सरफेस वहां पे स्फेरिकल है। अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ का सरफेस वहां पे स्फेरिकल है। अब मान लो किसी पार्टिकल को हमने बहुत ज्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। अब बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी तो पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा, कुछ टाइम बाद अर्थ को हिट करेगा। अब बताओ पार्टिकल यहां से चला यहां पे गया तो ये जो अर्थ का सरफेस रहेगा वो तो वहां पे कर्व बन जाएगा। अगर हम अर्थ सरफेस की बात करेंगे तो अर्थ का सरफेस तो वहां पे क्या हो गया, एक कर्व बन गया। लेकिन अगर वेलोसिटी बहुत स्मॉल हुई, अगर वेलोसिटी बहुत स्मॉल हुई तो पार्टिकल यहां से चला यहां पे जाके हिट कर गया। पार्टिकल यहां से चला, कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहां पे हिट कर गया। अब बताओ अगर हमारे पास कोई स्फीयर है और पार्टिकल यहां से चलता है, पार्टिकल यहां पे आके गिरता है, तो उस केस में ये जो पाथ रहेगा ये पाथ अप्रोक्सीमेटली कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो हमने बोला है वेलोसिटी स्मॉल है, वेलोसिटी स्मॉल है, इसका मतलब है कंसीडर अर्थ सरफेस टू बी फ्लैट। तो नेक्स्ट हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, कंसीडर अर्थ सरफेस टू बी फ्लैट। तो जो भी अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस को यहां पे हमें क्या करना है, फ्लैट कंसीडर करना है। क्लियर? तो जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई फॉर्मूला या रिलेशन डिराइव कर रहे होंगे तो वहां पे तीनों एजम्पशन एप्लीकेबल है। नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, ट्रीट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज कांस्टेंट, एंड थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है कंसीडर अर्थ सरफेस टू बी फ्लैट। क्लियर? अब सबसे पहले हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं जहां पे हम पार्टिकल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और पार्टिकल अगेन ग्राउंड पे ही क्या कर रहा है, लैंड कर रहा है। अब होता क्या है, जब पार्टिकल को हम ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हैं और पार्टिकल अगेन ग्राउंड पे लैंड करता है तो उस केस में हम ग्राउंड को एक्स एक्सिस मानते हैं, और ध्यान है ग्राउंड तो हॉरिजॉन्टल रहेगा। अब ग्राउंड को हमने एक्स एक्सिस मान लिया और जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसको हमने मान लिया यहां पे वाई एक्सिस। तो जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ये जो रहेगा ये हो जाएगा तुम्हारा ओरिजिन। क्लियर? ग्राउंड को हमने मान लिया एक्स एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, और जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसको यहां पे हमने ट्रीट कर लिया एज अ ओरिजिन। अच्छा, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखोगे t इक्वल्स टू 0 पे हमने पार्टिकल को क्या किया है, फायर किया या प्रोजेक्ट किया है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो t इक्वल्स टू 0 पे हमने पार्टिकल को फायर किया है, किसी t टाइम पे पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया होगा और उस टाइम पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट भी होगा और साथ में पार्टिकल का वहां पे क्या होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा। देखो है कि नहीं वहां पे? तो अगर इस डायग्राम की बात करें तो यहां पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये मोशन मेरा कैसा है, 2 डायमेंशनल मोशन है। क्लियर? अच्छा, अब जब मोशन 2 डायमेंशनल होता है तो ध्यान रखना है, अगर मोशन 2 डायमेंशनल है तो मोशन को हम 2 पार्ट में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अगर मोशन 2 डायमेंशनल है तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो भी मोशन है मोशन को 2 पार्ट में ब्रेक कर दो। यहां पे हम मोशन की स्टडी करेंगे x के अलोंग भी और साथ में मोशन की स्टडी करेंगे y के अलोंग भी। तो जब 2 डायमेंशनल मोशन होता है तो मोशन को हम 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। मोशन की स्टडी हम x के अलोंग भी करते हैं, मोशन की स्टडी हम y के अलोंग भी करते हैं। अच्छा, अब x के अलोंग स्टडी करोगे तो अब चेक करो,
प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी वेक्टर की, जिसके साथ थीटा एंगल होगा, बताओ उसके साथ कौन सा कंपोनेंट चलता है, तो जिसके साथ थीटा एंगल होता है उसके साथ हमेशा कॉस कंपोनेंट चलता है। फिर यह भी हमने पढ़ा है कि कोई वेक्टर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके वहां पे दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा एक्स कंपोनेंट और दूसरा वहां पे होगा वाई कंपोनेंट। तो वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई क्या है, वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई इस वेलोसिटी वी नॉट के दो कंपोनेंट हैं, एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग, ध्यान रखना मैं पूछ रहा हूं एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो तुम बोलोगे एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट कॉस थीटा है। सिमिलरली वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है, तो तुम बोलोगे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वी नॉट साइन थीटा है। तो यहां पे अगर पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल के पास इनिशियली वेलोसिटी एक्स के अलोंग भी है और साथ में इनिशियल वेलोसिटी वाई के अलोंग भी है। अच्छा फोर्स चेक करो, वाई एक्सिस के अलोंग अगर देखोगे तो फोर्स mg है, कहां, नीचे की ओर। लेकिन अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स वहां पे क्या है, जीरो है। तो y के अलोंग फोर्स है, x के अलोंग फोर्स क्या है, जीरो है। और हमने ये पढ़ा है कि जो भी फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे तुम बोलोगे y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है नीचे की ओर, और x एक्सिस के अलोंग अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन वहां पे क्या है, जीरो है। तो x के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन y के अलोंग एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है। अब साइन कन्वेंशन याद होगा, साइन कन्वेंशन क्या लिखवाया था, जो भी ऊपर की ओर होगा वो पॉजिटिव, नीचे की ओर होगा नेगेटिव, राइट की ओर होगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट की ओर होगा तो नेगेटिव। चेक करो यही साइन कन्वेंशन है कि नहीं वहां पे। अब इसी साइन कन्वेंशन को हमें यूज करना है। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि t टाइम बाद पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट क्या है और t टाइम बाद पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट क्या है। तो अब कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, पहली इक्वेशन वहां पे यूज करो, x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ये रिजल्ट क्या बताता है, ये रिजल्ट बताता है t टाइम बाद, ये रिजल्ट बताता है t टाइम बाद पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट। अब इस इक्वेशन को यूज करो, बताओ x नॉट था इनिशियल कोऑर्डिनेट, इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना है, ओरिजिन पे है, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट जीरो। अच्छा वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट v नॉट कॉस थीटा है राइट की ओर, तो साइन लेंगे पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा v नॉट कॉस थीटा t। एक्सेलरेशन x के अलोंग जीरो, t टाइम बाद पार्टिकल का फाइनल कोऑर्डिनेट x, तो x कोऑर्डिनेट हो जाता है v नॉट कॉस थीटा इंटू टी। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि ग्राउंड से ग्राउंड के केस में t टाइम बाद x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है v नॉट कॉस थीटा इंटू टी। अच्छा y कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी ओ वाई टी प्लस हो जाएगा हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब क्या बोलोगे, y नॉट की वैल्यू क्या है, y नॉट है इनिशियल कोऑर्डिनेट, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट जीरो, y नॉट जो है y नॉट इनिशियल कोऑर्डिनेट जीरो। वेलोसिटी का y कंपोनेंट v नॉट साइन थीटा है, लेकिन ऊपर की ओर है, तो साइन लोगे इसका पॉजिटिव टाइम t। y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन नीचे की ओर, तो साइन लोगे नेगेटिव, और t टाइम बाद पार्टिकल का कोऑर्डिनेट हो गया y, तो इक्वेशन आएगी y इक्वल्स टू v नॉट साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये रिजल्ट क्या देता है, ये रिजल्ट देता है t टाइम बाद पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट, और ये रिजल्ट क्या दे रहा है, ये रिजल्ट दे रहा है t टाइम बाद पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट। क्लियर इतना। अच्छा अब ये चीज ध्यान रखना है कि v नॉट तो इनिशियल वेलोसिटी है, v नॉट मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा क्या है, थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा को हम क्या बोल रहे हैं, थीटा को हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ
प्रोजेक्शन। तो थीटा है मेरा यहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वी नॉट मेरी वहां पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। अब ध्यान रखना क्या चीज कांस्टेंट होगी। तो देखो कभी अगर मैं तुमसे ऐसा बोलता हूं कि ग्राउंड है, ग्राउंड से किसी पार्टिकल को 60 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 60 डिग्री फायर किया, तो तुम बोलोगे वी नॉट कितना है, तुम बोलोगे वी नॉट 60 है, थीटा की वैल्यू मान लो थीटा 45 है। अब बताओ ये टर्म कांस्टेंट है या वेरिएबल हुई? तो तुम बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी 60 थी, इनिशियल प्रोजेक्शन एंगल 45 था, तो इनिशियल वेलोसिटी और एंगल क्या है, कांस्टेंट है। तो वी नॉट कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। तो यहां पे अगर तुम देखोगे तो वाई कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी कर रहा है। सेम चीज यहां पे वी नॉट कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अब ये चीज तुम्हें याद रखनी है, प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखनी है, प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि टी टाइम बाद, प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है वहां पे कि टी टाइम बाद ये पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट है और टी टाइम बाद ये पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट है, और ये दोनों ही कोऑर्डिनेट किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टाइम पे, और सब चीजें कांस्टेंट है। तो ये भी टी टाइम बाद वाई कोऑर्डिनेट जो है वो टी पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, एक्स कोऑर्डिनेट भी किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, कई बार जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द पाथ, या फिर पूछता है फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो यहां पे जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है, इसको हमने ट्रेजेक्टरी बोला है। अब मैंने क्या बोला है, कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि इस ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या है। तो अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट मालूम है, वाई कोऑर्डिनेट मालूम है, और दोनों अगर टाइम पे डिपेंडेंट हैं, तो टाइम को एलिमिनेट कर दो। समझ में? अगर मेरे को टी टाइम बाद एक्स कोऑर्डिनेट मालूम है, टी टाइम बाद वाई कोऑर्डिनेट मालूम है, और मुझे ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन बतानी है, अगर मुझे ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, तो इन दोनों इक्वेशन में से हम टाइम को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब टाइम को यहां पे अगर एलिमिनेट करोगे तो चेक करो इक्वेशन क्या बनेगी। टाइम को एलिमिनेट करोगे तो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा। टी की जगह क्या पुट करना है, टी की जगह हम पुट करेंगे x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा। तो पुट करो, टी की जगह पुट करो x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा माइनस जी बाय 2, और t का मतलब क्या हो गया, t का मतलब हो गया x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे। तो यहां पे दोनों इक्वेशन जो है, दोनों इक्वेशन टाइम पे डिपेंडेंट है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला टाइम को वहां पे एलिमिनेट कर दो, और टाइम को एलिमिनेट करोगे तो वहां से हमें y और x में रिलेशन मिलेगा, और जो भी y और x का रिलेशन होता है वही हमारी पार्टिकल के पाथ की क्या होती है, इक्वेशन होती है। अब यहां पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये जो रहती है ये कहलाती है वहां पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो पार्टिकल ने जो पाथ ट्रेस किया है, ये उस पाथ की वहां पे क्या है, इक्वेशन है। बाकी सब टर्म कांस्टेंट हैं, हमें y और x में रिलेशन मिल गया। अच्छा बताओ यहां पे कितने वेरिएबल हैं, तो यहां पे एक वेरिएबल y है, दूसरा वेरिएबल x है, बाकी सब टर्म कांस्टेंट है, थीटा वी नॉट 2 सब कांस्टेंट है। अब बताओ हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक का हाईएस्ट पावर 1 है और एक का हाईएस्ट पावर 2 है, और मैंने लिखवाया था कि अगर हमारे पास कभी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वहां पे लिखवाया था कि ये इक्वेशन किसको डिनोट करती है, ये इक्वेशन डिनोट करती है पैराबोला को। तो इसका मतलब है कि
कि ये जो ट्रेजेक्ट्री निकल के आई, ये जो ट्रेजेक्ट्री निकल के आई, इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन ये है, और ये इक्वेशन किससे सिमिलर है? पैराबोला सिमिलर है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी पार्टिकल है, इस पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक है। तो कई बार देखोगे ये इक्वेशन एग्जाम में प्रूव करने के लिए आती है। कई बार न्यूमेरिकल में बोलता है कि प्रूव दैट द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ पैराबोलिक पाथ। तो अगर अब कभी हमें प्रूव करना है कि पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे? टी टाइम बाद एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, टी टाइम बाद वाई कोऑर्डिनेट निकालो, टाइम को एलिमिनेट कर दो, वाई और एक्स के बीच का जो रिलेशन होता है वही तुम्हारी वहां पे क्या होती है? पाथ की इक्वेशन दे देता है। अच्छा, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन किससे सिमिलर है? तो ये रिलेशन सिमिलर है y इक्वल्स टू माइनस ax स्क्वायर प्लस bx है। और वहां पे याद होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो मैंने बोला था पैराबोलिक कर्व ओपनिंग डाउनवर्ड होता है। ओपनिंग अपवर्ड कब होता है? ओपनिंग अपवर्ड होता है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए ये पैराबोलिक पाथ ओपनिंग क्या है? डाउनवर्ड है। और कोई भी चीज अगर ओपनिंग डाउनवर्ड होगी तो वहां पे हम मैक्सिमा की बात करते थे, और ओपनिंग अपवर्ड होगी तो मिनिमा की बात करते हैं, ओपनिंग डाउनवर्ड होगी तो वहां पे हम किसकी बात करते हैं? मैक्सिमा की बात करते हैं। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है, अब ये तुम्हें याद रखनी है। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या निकल के आ गई? yx tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं पूछता हूं किसकी इक्वेशन है, तो ये इस डॉटेड पाथ की वहां पे क्या है? इक्वेशन है। क्लियर इतना पे? अब नेक्स्ट जो टर्म हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं यहां पे, वो क्या डिफाइन करने जा रहे हैं? तो पहली जो टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं, t इक्वल्स 0 पे पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया ग्राउंड से। पार्टिकल एयर में रहा, कुछ टाइम बाद पार्टिकल अगेन ग्राउंड को हिट कर गया। तो यहां से लेके यहां तक आने का जो टाइम रहता है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्लियर? पार्टिकल ग्राउंड से चला, फिर पार्टिकल अगेन ग्राउंड को हिट करता है, तो ग्राउंड से लेके ग्राउंड तक वापस आने में जो टाइम लगता है वही हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट होती है। फिर जब ये पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो पार्टिकल पहले अपनी हाइट गेन करता है, फिर उसके बाद ये हाइट लूज करता है। तो ये जो हाइट रहती है इसको हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। तो एक तो हम बात करेंगे वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है यहां से लेके यहां तक आने का टाइम। ये जो हाइट है, ग्राउंड से पार्टिकल मैक्सिमम कितना ऊपर गया, वही हमारी मैक्सिमम हाइट होती है। और तीसरी जो टर्म यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं कि पार्टिकल यहां से चला, कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहां हिट कर गया, तो इतने टाइम में पार्टिकल ने ग्राउंड के अलोंग जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज आर। क्लियर? तो h क्या था? h वहां पे मैक्सिमम हाइट थी, और r जो था, r वहां पे हमारी क्या थी? हॉरिजॉन्टल रेंज थी। तो r हॉरिजॉन्टल रेंज है, h मैक्सिमम हाइट है, और t मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है जितने टाइम में पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंचता है उतने ही टाइम में पार्टिकल ग्राउंड के अलोंग जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही हमारी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। अब इनके फॉर्मूले हम कैसे डिराइव करेंगे? तो देखो वहां पे ये रिलेशन क्या बता रहा है? ये रिलेशन बता रहा है t टाइम बाद पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट। ये रिलेशन बता रहा है t टाइम बाद पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट। तो अब क्या करोगे? यहां पे t की वैल्यू 0, यहां पे t किसके बराबर? कैपिटल T के बराबर। तो अब तुम क्या बोलोगे? अब तुम बोलोगे जब स्मॉल t कैपिटल T के बराबर होगा, जब ये स्मॉल t कैपिटल T के बराबर होगा तो उस टाइम पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। देखो है कि नहीं? वहां पे पार्टिकल ग्राउंड से चला, कुछ टाइम बाद पार्टिकल अगेन ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो फाइनली y कोऑर्डिनेट उसका क्या हो गया? 0। y कोऑर्डिनेट को अब 0 करोगे तो बताओ इक्वेशन क्या निकल के आ गई? इक्वेशन आ जाएगी
वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब बताओ क्या चीज जीरो नहीं हो सकती, क्या चीज जीरो नहीं हो सकती? तो टी कॉमन ले लो वहां पे, तो इक्वेशन हो जाएगी वहां पे वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू। अब मैंने बोला क्या चीज जीरो नहीं हो सकती, तो तुम बोलोगे टी की वैल्यू तो जीरो हो नहीं सकती। अब अगले स्टेप में क्या चीज को जीरो करोगे? वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू इक्वल्स टू जीरो। टर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकल के आता है 2v0 साइन थीटा बाई जी। देखो है कि नहीं वहां पे? अगर हम यहां पे स्मॉल टी की जगह जब कैपिटल टी रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकल के आ गया 2v0 साइन थीटा बाई जी। तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, अब इतने टाइम के अंदर लिख लो वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया 2v0 साइन थीटा बाय जी। अब इतने टाइम के अंदर क्या हो रहा है? इतने टाइम के अंदर पार्टिकल ने जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो रेंज थी। अब बताओ हम क्या बोलेंगे? हम यहां बोल सकते हैं कि जब स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर है, जब स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर है तो एक्स वहां पे किसके बराबर है? एक्स वहां पे आर के बराबर है। और इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी आर इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। तो रिजल्ट हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा और टी की वैल्यू हो जाएगी वहां पे 2v0 साइन थीटा बाई जी। देखो है कि नहीं वहां पे? और ये हमने पढ़ा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो जो भी रेंज आती है, रेंज का फॉर्मूला बन जाता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया 2v0 साइन थीटा बाई जी। रेंज का फॉर्मूला क्या हो गया? रेंज का फॉर्मूला हो गया v0 स्क्वायर। रेंज का फॉर्मूला निकल के आ गया v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये चीज क्लियर हुई? फिर देखो वहां पे अब देखो ये चीज हमने पढ़ी थी वहां पे काइनेमेटिक्स में कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है कर्व पाथ पे, अगर कोई पार्टिकल कर्व पाथ पे मूव कर रहा है तो जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है। देखो ये पढ़ा ही पढ़ा है। अगर कोई पार्टिकल कर्व पाथ पे चल रहा है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट। अब बताओ इस वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट होंगे? इस वेलोसिटी का एक तो x कंपोनेंट होगा और दूसरा वहां पे क्या होगा? y कंपोनेंट होगा वहां पे। अब कैसे हम x और y कंपोनेंट फाइंड आउट करें? तो x कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन क्या यूज करोगे? vx इक्वल्स टू v0 x प्लस ax इंटू टी। y एक्सिस के अलोंग यही रिजल्ट यूज करते थे, तो vy इक्वल्स टू voy प्लस ay इंटू टी। ये रिजल्ट बता रहा है t टाइम बाद वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ये रिजल्ट बता रहा है t टाइम बाद वेलोसिटी का y कंपोनेंट। अच्छा अब इस रिजल्ट को देखो, वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या है? तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट v0 cos थीटा है। कहां पे? राइट की ओर। तो वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है v0 cos थीटा राइट की ओर, साइन लो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन 0 x के अलोंग। t टाइम बाद जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट आता है वो आता है v0 cos थीटा। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि जब भी कोई पार्टिकल पैराबोलिक पाथ या जब भी कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हमें यह मालूम है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्स कंपोनेंट बोल दें या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल दें, तो लिखो वहां पे ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। किसी टाइम पे अगर पार्टिकल यहां कहीं है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहां कहीं है, वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट रहेगा वो यही रहेगा। अब वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट अगर चेंज नहीं हो रहा तो कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा? वाई चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि उस डायरेक्शन में वहां पे क्या है? एक्सेलरेशन है। अब इक्वेशन क्या लिखोगे? इनिशियली वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वी नॉट साइन थीटा, जी नीचे की ओर, टाइम टी, तो ये रिजल्ट देगा टी टाइम बाद वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ये रिजल्ट देगा टी टाइम बाद वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। अच्छा, टी टाइम बाद मुझे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मालूम है, वाई कंपोनेंट मालूम है, तो जो टोटल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इनकी वैल्यू को पुट कर दो तो ये देगा उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी v हो जाएगा अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा माइनस जीटी का होल स्क्वायर। तो कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि किसी भी टी टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी रह गई है, तो किसी भी टी टाइम पे ये पार्टिकल की वहां पे क्या है? वेलोसिटी है वहां पे। क्लियर है ना? अच्छा, टी टाइम बाद वेलोसिटी मिल गई। अब ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट थे, एक कंपोनेंट था x, दूसरा था y। इन दोनों को ऐड किया, बताओ रिजल्टेंट वेलोसिटी v निकल के आई कि नहीं निकल के आई? भाई ये जो vx और vy है ये इसी के कंपोनेंट है कि नहीं है? और हमें मालूम है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर कितना एंगल फॉर्म कर रही है? अल्फा, तो tan अल्फा का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा वी वाई बाय वी एक्स। तो इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो ये फॉर्मूला क्या देगा? ये फॉर्मूला टी टाइम बाद पार्टिकल की वेलोसिटी देगा, और ये फॉर्मूला जो रहेगा ये फॉर्मूला उस वेलोसिटी का डायरेक्शन बता देगा किसी टी टाइम पे। तो ये टी टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी है और ये टी टाइम पे वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो इन फॉर्मूले को यूज करेंगे जब हमें किसी टी टाइम पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को फिर से देखो और यहां से हमें क्या क्लियर हो रहा है? यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो बताओ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? तो अब देखो, जब हमने पार्टिकल को थ्रो किया, जब इस तरह से हमने पार्टिकल को थ्रो किया तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट ऊपर की ओर है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट ऊपर की ओर है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे की ओर है। और ये चीज हमने पढ़ी है, वेलोसिटी ऊपर की ओर है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो वो उसको रिटार्ड कराएगा। और वो अगर उसको रिटार्ड कराएगा तो एक टाइम आएगा जब वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। और चेक करो, वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो होगा v नॉट साइन थीटा बाय जी पे, और v नॉट साइन थीटा बाय जी का मतलब हो गया t/2। देखो चेक करो है कि नहीं है? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2v नॉट साइन थीटा बाय जी, v नॉट साइन थीटा बाय जी। इसका मतलब है कि टोटल टाइम अगर t लग रहा है, अगर टोटल टाइम वहां पे t लगता है तो ये ध्यान रखना है, पार्टिकल को ऊपर तक जाने में, यानी यहां से लेके यहां तक जाने में टाइम लगता है t/2, और नीचे आने में भी टाइम कितना लगता है? t/2। क्लियर? तो हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर टोटल टाइम t है उसका अगर हाफ कर दोगे तो उस टाइम पे पार्टिकल कहां पहुंचेगा? पार्टिकल पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट पे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है? वेलोसिटी का y कंपोनेंट, ये चीज ध्यान रखो, अगर किसी पार्टिकल को हम थ्रो कर रहे हैं, अगर किसी पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो वहां पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। जो x कंपोनेंट रहता है वो तो पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली चलाता है, और जो y कंपोनेंट रहता है वो पार्टिकल को वर्टिकली चलाता है। और कोई पार्टिकल अगर वर्टिकली जा रहा है इसका मतलब है वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, और जब ये नीचे आना स्टार्ट करता है इसका मतलब है कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो होता है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखवाया? पहला पॉइंट मैंने लिखवाया कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन जब हम मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तो लिखो वहां पे, एट मैक्सिमम हाइट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स जीरो।
मैक्सिमम हाइट पे ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों को गलती होती है, स्टूडेंट को ये नॉर्मली मिस्टेक कर देते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी को जीरो कर देते हैं। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो होता है, x कंपोनेंट जीरो नहीं होता है, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉप करेंगे, ध्यान ना, टेंजेंट क्या देता है, टेंजेंट देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो यहां पे अगर देखोगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब है यहां पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। अच्छा, अब एक चीज और पता चल रही है, वेलोसिटी जो रहती है किसी भी इंस्टेंट पे वो लिखी जाती है अंडर रूट वीएक्स स्क्वायर प्लस वीवाई स्क्वायर। ये टर्म तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि जब वी वाई जीरो होगा तो ये वेलोसिटी हमारी मिनिमम होगी। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे आता है तो उस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी मिनिमम होती है। तो जो मिनिमम वेलोसिटी आ सकती है पार्टिकल के पास वो कितनी आ सकती है, वो आ सकती है v नॉट कॉस थीटा। बाकी अगर और कोई पोजीशन लोगे तो वहां पे x कंपोनेंट भी होगा और y कंपोनेंट भी होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या डिफाइन किया, नेक्स्ट पॉइंट मैंने डिफाइन किया एट मैक्सिमम हाइट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स जीरो। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जब ये पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है, देखो पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है पैराबोलिक पाथ पे, किसी टाइम पे पार्टिकल अगर यहां कहीं होगा तो ये इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन। पार्टिकल जब नीचे आ रहा होगा तो ये इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इसका एक्सेलरेशन। यहां पे अगर एंगल देखोगे तो एंगल ऑब्ट्यूज है, यहां पे अगर एंगल देखोगे तो एंगल वहां पे एक्यूट है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कहां की, मैक्सिमम हाइट की, तो नेक्स्ट पॉइंट याद रखो, एट मैक्सिमम हाइट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बिकम्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन उससे पहले अगर देखोगे तो एंगल ग्रेटर देन 90 होगा। उसके बाद अगर देखोगे तो एंगल तुम्हारा, उसके बाद अगर देखोगे तो एंगल एक्यूट हो जाएगा, उससे पहले एंगल ऑब्ट्यूज है। लेकिन एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो रहते हैं वो हमारे कैसे बन जाते हैं, परपेंडिकुलर बन जाते हैं। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। जब ये पार्टिकल हाइट गेन करेगा तो कब तक ये हाइट गेन करेगा, जब तक कि वेलोसिटी का y कंपोनेंट इसका जीरो नहीं होता। अब नेक्स्ट रिलेशन हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट का, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज करो वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी ओ वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई माइनस वाई नॉट। ये फॉर्मूला क्या दे रहा है, ये फॉर्मूला दे रहा है वेलोसिटी का y कंपोनेंट। कब, जब पार्टिकल का फाइनली कोऑर्डिनेट y है। अब इस फॉर्मूले को यहां से यहां यूज कर रहे हैं। बताओ यहां पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट v नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर, g नेगेटिव, y फाइनल कोऑर्डिनेट, तो यहां पे हम देख रहे हैं h, यहां पे 0। लेकिन जब y कोऑर्डिनेट h होगा तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाएगा। और यहां से ध्यान रखना है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्लियर। टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला था 2v नॉट साइन थीटा बाय जी। रेंज का फॉर्मूला निकल के आया v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकल के आता है v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। लेकिन ध्यान है ये फॉर्मूले कब एप्लीकेबल हैं, हर जगह ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे होंगे, और उस प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे होंगे जो ग्राउंड से चल रहा है और ग्राउंड पे ही अगेन वहां पे क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। क्लियर है, क्लियर है इतना वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट वहां पे रिजल्ट, अच्छा जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट रिजल्ट हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं कि ग्राउंड है,
ग्राउंड है और ग्राउंड से हम लोग एक पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं वी नॉट वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा। पार्टिकल पैराबोलिक पार्ट रेस करता है और पार्टिकल की कुछ रेंज निकल के आती है आर, है ना। रेंज का फॉर्मूला क्या था, तो रेंज का फॉर्मूला था वहां पे अभी प्रूव किया वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला बता रहा है जी तो कांस्टेंट है, किस चीज को हम चेंज कर सकते हैं, तो स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम पार्टिकल को 30 डिग्री पे थ्रो करना चाहते हैं, 40 डिग्री पे थ्रो करना चाहते हैं, 60 डिग्री पे थ्रो करना चाहते हैं। तो थीटा वेरी करेगा, वी नॉट वेरी करेगा, तो थीटा वेरी करेगा, वी नॉट वेरी करेगा, तो रेंज भी क्या होगी, वेरी करती है। कई बार देखा होगा कि अगर हम ग्राउंड पे खड़े हो जाएं और ग्राउंड से हम क्या करें, पत्थर को ऐसे थ्रो करने की कोशिश करें, तो देखा होगा जैसे जैसे हम एंगल चेंज करते हैं, स्पीड चेंज करते हैं, तो उसकी रेंज भी क्या होती है, चेंज होती है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, वी नॉट को तुम कांस्टेंट कर दो, वी नॉट को तुम कांस्टेंट कर दो। वी नॉट को कांस्टेंट करने का मतलब क्या है कि यहां पे एक पर्सन है, पर्सन की हाइट को नेग्लेक्ट कर दो। पर्सन ने यहां पे एक बॉल को 40 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 10 डिग्री प्रोजेक्ट किया। फिर अगले स्टेप में ये पर्सन बॉल को 40 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 30 डिग्री प्रोजेक्ट कर रहा है। फिर अगले स्टेप में यही पर्सन बॉल को 40 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 60 डिग्री प्रोजेक्ट कर रहा है। तो इन सभी केस में हमने स्पीड को कांस्टेंट रख दिया है, लेकिन एंगल को वेरी करा रहा है। अब बताओ इन तीनों केस में रेंज सेम मिलेगी क्या, यहां पे रेंज अलग मिलेगी, यहां पे रेंज अलग मिलेगी, यहां पे रेंज अलग मिलेगी। तो अब तुम क्या बोलोगे, जो भी रेंज है वो यहां पे फंक्शन ऑफ थीटा हो गया, जो भी रेंज है, रेंज यहां पे फंक्शन ऑफ थीटा हो गई। अब मैंने क्या किया, फिर से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, लेकिन अगली बार जब मैं पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो इसको मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं एट एन एंगल 90 माइनस थीटा से। तो एक बार पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे, दूसरी बार हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 90 माइनस थीटा एंगल पे, स्पीड सेम रखी है। अब ये पार्टिकल फिर से पैराबोलिक पार्ट रेस करेगा। अब इस पार्टिकल की जो रेंज आएगी आर डैश, तो उसको लिखोगे वी नॉट स्क्वायर साइन 2। अब ध्यान ना, थीटा वहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था। अब बताओ यहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 90 माइनस थीटा बाई जी। अगले स्टेप में आ जाएगा आर डैश वी नॉट स्क्वायर साइन 2 इंटू 90, 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। और हमने ये पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में भी कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो इसका मतलब है वी नॉट स्क्वायर बाय जी, साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या दे देगा, साइन 2 थीटा दे देगा। और बताओ ये रेंज और ये रेंज अब तुम्हारी क्या निकल के आ गई, सेम निकल के आ गई। तो यहां से नेक्स्ट रिजल्ट क्या मिल रहा है, नेक्स्ट रिजल्ट मिल रहा है कि किसी पार्टिकल को थीटा एंगल में प्रोजेक्ट करो या फिर उसी पार्टिकल को 90 माइनस थीटा में प्रोजेक्ट करो, दोनों केस में रेंज हमारी क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब यह हुआ कि फॉर अ पर्टिकुलर रेंज, इसका हम ऐसा ही बोल सकते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर रेंज, फॉर अ पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल रेंज देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। एक होता है थीटा और दूसरा होता है 90 माइनस थीटा। समझ में? किसी पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, किसी पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की दो वैल्यूज होती हैं। जो रेंज हमें थीटा एंगल पे मिलती है वही रेंज हमें 90 माइनस थीटा पे भी मिलेगी। इसका मतलब है किसी पार्टिकल को अगर मैंने 15 डिग्री पे थ्रो किया और उसी पार्टिकल को अगेन में 75 डिग्री पे थ्रो करूंगा तो रेंज मेरी सेम होगी। अगर किसी पार्टिकल को मैं 30 डिग्री पे थ्रो कर रहा हूं, फिर पार्टिकल को थ्रो कर रहा हूं 60 पे, मान लो एक बार मैंने थ्रो किया 30 पे विथ स्पीड, तो इसकी रेंज आई।
एक बार मैंने इसको थ्रो किया 60 पे सेम स्पीड से, तो फिर से इसकी रेंज क्या होगी, सेम आएगी। तो ध्यान रखना, फॉर अ पर्टिकुलर रेंज देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। लेकिन जैसे जैसे हम थीटा को वेरी कराते हैं तो रेंज भी क्या होती है, वेरी करती है। अभी तो हमें रेंज इक्वल मिल रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए पार्टिकल सबसे दूर जाके गिरता है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये डस्टर है, डस्टर को हमें बहुत दूर तक थ्रो करना है, तो डस्टर को अगर मुझे बहुत दूर तक थ्रो करना है, इसका मतलब मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए। अब रेंज किस पर डिपेंड कर रही है, रेंज डिपेंड कर रही है थीटा पे, और हमें रेंज कैसी चाहिए, हमें रेंज मैक्सिमम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डी आर बाय डी थीटा 0 कर देंगे। अब डिफरेंशिएट करो, वी नॉट स्क्वायर बाय जी तो कांस्टेंट है। अब याद करो साइन 2 थीटा क्या होता था, चेन रूल लगाते थे, साइन का कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2, थीटा का 1, 2 तो कांस्टेंट, थीटा का 1, तो अगले स्टेप में आ जाएगा 2 वी नॉट स्क्वायर बाय जी कॉस 2 थीटा। अब बताओ क्या चीज जीरो हो नहीं सकती, वी नॉट जीरो होगा नहीं, जी जीरो होगा नहीं, तो क्या चीज जीरो होगी, कॉस 2 थीटा 0, कॉस 2 थीटा 0, तो 2 थीटा 90, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। तो ये रिजल्ट याद रखना है, अगर किसी पार्टिकल को हमें ग्राउंड से मैक्सिमम डिस्टेंस पे थ्रो करना है तो उस पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करेंगे एट एन एंगल 45 डिग्री। तो हम क्या बोल रहे हैं, फॉर अ पर्टिकुलर रेंज देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, बट फॉर मैक्सिमम रेंज देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ थीटा एंड दैट इज 45 डिग्री। किसी पर्टिकुलर रेंज के लिए थीटा की 2 वैल्यू है, लेकिन जब हम मैक्सिमम रेंज की बात करेंगे तो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें कितना चाहिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए वहां पे 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहां से हमें मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी, और मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, मैक्सिमम रेंज हो जाएगी वी नॉट स्क्वायर बाय जी, क्योंकि साइन 90 हो जाता है 1। तो कोई भी पार्टिकल मैक्सिमम रेंज अचीव करेगा जब पार्टिकल को हम थ्रो करेंगे एट एन एंगल 45 डिग्री। और मैक्सिमम रेंज कितनी अचीव कर सकता है, वो मैक्सिमम रेंज अचीव कर सकता है वी नॉट स्क्वायर बाय जी। क्लियर इतना? तो आज जो हमने थ्योरी ली है, प्रोजेक्टाइल मोशन की, और उस प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं जो ग्राउंड से चल रहा है और ग्राउंड पे ही हिट कर रहा है। प्रॉपर्टी मैंने क्या क्या डिस्कस करी, मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस करी, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। टोटल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, केवल वाई कंपोनेंट 0 रहेगा। उस पॉइंट पे वेलोसिटी केवल कैसी रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बिकम्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डिराइव किया। फिर नेक्स्ट मैंने क्या बोला, किसी पर्टिकुलर रेंज के लिए हमेशा 2 एंगल अवेलेबल है, लेकिन मैक्सिमम रेंज के लिए केवल एक एंगल अवेलेबल है, और वो एंगल मेरा वहां पे क्या है, 45 डिग्री है। बताओ अब थ्योरी तुम लोगों को क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, है ना? तो अब करना क्या है तुम लोगों को, जो प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने आज स्टार्ट किया है उसकी तो थ्योरी पढ़नी है घर पे। फिर ये जो तीनों फॉर्मूले थे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, इनका डेरिवेशन तुम्हें करके देखना है ना? और जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने बताई है उस प्रॉपर्टी को एक बार रिवाइज कर लो। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो ग्राउंड टू ग्राउंड की थ्योरी हमारी कंप्लीट हुई है। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम ग्राउंड टू ग्राउंड के केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद फिर हम बात करेंगे पार्टिकल को बिल्डिंग से प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा। क्लियर है ना? तो इतनी थ्योरी तुम लोग नोट डाउन कर लो, और इसको अब तुम्हें क्या करना है, अगली क्लास के पहले इसको पूरा रिवाइज करके रख लेना है। ठीक है इतना? तो इसको नोट डाउन कर लो तुम लोग।